आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका बहुत स्वागत है। संसद से शुरू हुई वक्फ कानून की लड़ाई अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाव अभियान चल रहा है, जिसमें उसे AIMIM का साथ मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून के समर्थन में बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जारी है। बीजेपी मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलकर इस कानून को लेकर उनके अंदर जो भी डर हैं वो दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि वक्फ के डर के नाम पर देश को जलाने की और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? क्या इस देश में मोदी विरोध एक फैशन बन चुका है? क्या मुसलमानों की भलाई के लिए किया जा रहा काम उनका रहनुमा बनने का दावा करने वालों को रास नहीं आ रहा? क्या मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वालों को डर है गरीब मुसलमानों का भला होगा तो उनकी सियासी धार कुंद पड़ जाएगी? कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी CAA तो कभी UCC के नाम पर मोदी सरकार जब भी देश के मुसलमानों की भलाई के लिए कदम उठाती है तो इन्हें डराया जाता है, भय दिखाया जाता है, बरगलाया जाता है, सड़कों पर उतारा जाता है, इनके हाथ में पत्थर पकड़ाए जाते हैं। एक बार फिर वही हो रहा है, एक बार फिर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। इस बार मुसलमानों को वक्फ कानून का डर दिखाया जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। लेकिन ऐसा लगता है वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वालों को सरकार पर तो भरोसा नहीं ही है, अब अदालत पर भी इनका यकीन नहीं रहा। तभी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। वो हैदराबाद में एक जनसभा आयोजित कर रही है। ये जनसभा AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी के नेतृत्व में AIMIM मुख्यालय में शाम 7 बजे से 10 बजे तक होगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनसभा में भाषण देंगे। इस दौरान वो लोगों को बताएंगे ये कानून कैसे उनके पक्ष में नहीं है। दारुस्सलाम की इस तारीखी सरजमीन पर बाद नमाज मगरिब से लेकर शाम में 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द किया गया है, जिसकी सदारत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब करेंगे। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है जो इंशाअल्लाह इस जलसे में शिरकत करने के लिए आएंगे। सबसे पहले मेरी आपसे अपील ये है कि आप पूरे पुरअमन तरीक़े से, इत्मीनान से दारुस्सलाम को तशरीफ़ लाइए और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करिए, सब्र का मुज़ाहरा करिए, नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखिए और जज्बात में आए बगैर आकर इस जलसे में शिरकत भी करिए। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में वक्फ बचाओ अभियान चला रखा है, जिसका पहला फेज 7 मई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मिली तंजीमों के साथ मिलकर इसकी हमेशा से रोज़े अव्वल से मुखालिफत की है। अब चूंकि ये बिल पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने भी कमर कस रखी है। बीजेपी इस कानून के पक्ष में देश भर में मुस्लिम समाज, गरीब मुस्लिमों, पसमानदा समाज और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने एक अभियान का खाका तैयार किया है, जिसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी के सीनियर नेताओं और मंत्रियों की राज्यों में सभाएं कराई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह की उत्तर प्रदेश में तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, वक्त JPC के चेयरमैन रहे जगदम्बिका पाल सहित सीनियर नेताओं और मंत्रियों की देश के अलग अलग हिस्सों में सभाएं कराने की तैयारी हो रही है।
देश भर में कार्यक्रम कराने के लिए बीजेपी ने सीनियर नेताओं की एक कमेटी बनाई है जो देश भर में इस अभियान को देखेंगे। इस कमेटी में बीजेपी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, दुष्यंत गौतम, अनिल एंटनी, अरविंद मेनन और बीजेपी मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी शामिल हैं। इन नेताओं में राज्य का बंटवारा कर उन राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। कितनी ही संपत्तियों पर अवैध कब्जे, और वो कब्जे किनके? गुंडे, अपराधी, रजिस्टर्ड लोग, जो उस समाज के लोग भी ये अंतर्मन से कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, कोई आय नहीं होती। अब वक्फ के कानून के बाद जो भी आय होगी ऑन रिकॉर्ड होगी, रजिस्टर्ड होगी, सारी चीजें एक नेटवर्क में, फ्रेमवर्क में आ रही हैं। इसका दर्द है उन किनको जो ठेकेदार हैं। और इन सारी बातों के बारे में नीतिगत सारी चीजें जो जेपीसी के अंदर, इस पर जेपीसी ने बहुत चर्चा की देश के अंदर। अगर चंद लोग मुसलमानों को डराने और भड़काने में लगे हैं तो बीजेपी ने भी वक्फ की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ने की तैयारी कर ली है, ताकि देश का आम मुसलमान किसी भ्रम में न रहे, किसी बहकावे में न आए। वक्फ को लेकर उसका सारा डर खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नए तरीके का ये प्रयोग करने की कोशिश है और उस प्रयोग के में कैसे पश्चिम बंगाल जला है और कैसे वहां घटनाएं घटी हैं वो किसी से छिपी नहीं। इसको लेकर बात हम करेंगे कि आगे तैयारी क्या है। क्या सरकार की तरफ से, संसद की तरफ से अगर कोई कानून बन गया है तो क्या उस पर विपक्ष इसी तरीके की राजनीति करेगा क्या? डॉक्टर हिमांशु शुक्ला मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर टीना कनवीर मेरे साथ में है, कांग्रेस की प्रवक्ता। फाजिल अहमद मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं। फरत अली खान मेरे साथ में अध्यक्ष हैं, मुस्लिम महासंघ के। राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले फरत अली खान जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। देश में कानून ऐसे ही बनते हैं ना कि संसद में उन पर चर्चा होती है, वोटिंग होती है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी होती है और फिर कानून बन जाता है। अगर देश की संसद से कुछ कानून बना है तो उस पर क्या विरोध सड़कों पर जरूरी है? और अगर लग भी रहा है कि विरोध है तो अब तो ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या अब इस तरह के विरोध की, प्रदर्शन की जरूरत है क्या? देखिए, जिस चीज की जरूरत थी, मैं सरकार का फेवर नहीं कर रहा हूं, उस चीज को मौजूदा सरकार ने पटल पर लाकर, मतलब दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में लाकर के एक निर्णायक भूमिका में आए, क्योंकि गरीबों का, यतीमों का, अनाथों का, मजदूरों का हक काट दिया गया था। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, नवाबों का शहर ये रहा है, यहाँ पर वक्फ संपत्ति रही है और नवाबों ने वक्फुल अल्लाह कर कर संपत्ति दी थी। लेकिन जो नवाब उनके बेटे हुए, उन्होंने भी उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी कि हमारी जो है वो वक्फ संपत्ति पे सरकार का कोई हक नहीं होता। तो सरकार का हक तो मेरी जिंदगी पे भी होता है। जब हम मुसलमान अपने ईमान की रोशनी में सही तरीके से सरकार के लाए गए किसी भी कानून का पालन करेंगे तो उससे सरकार भी खुश होगी, अल्लाह भी खुश होगा, समाज में अमन, शांति और भाईचारा रहेगा। आप कह रहे हैं भाईचारा रहेगा, सरकार खुश होगी, लोग खुश होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है ना आपकी बातों से फाजिल अहमद जी खुश नहीं होंगे। क्यों फाजिल अहमद जी? नहीं, हम तो खुशी हैं। खुश इस बात से हैं कि सरकार जिस तरह का धोखा देश को दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मुजाहरा करने से नहीं रोका है। इसलिए जो है ये संवैधानिक अधिकार है। बीजेपी अपना काम कर रही है, विपक्ष के लोग अपना काम कर रहे हैं। हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, सिर्फ अभी तो अंतरिम राहत मिली है और अगर अभी तो लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। ये कानून पूरी तरह से जो लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको भी, जो लोग कह रहे हैं कि इस कानून से बहुत फायदा होने वाला है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फायदा तो कैसे होगा? जो जमीन जिसके कब्जे में है, इस बिल के अनुसार उसको मालिक बना दिया जाएगा, तो फायदा कहाँ हुआ? ये तो सब जमीनें लूट जाएंगी हम लोग की। जो मामले केस कोर्ट में चल रहे हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। कब्जे में नहीं, कागज पर है, ये कहिए। कब्जे में नहीं, कागज पर है। नहीं, कब्जे में भी है। बहुत सी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा है, सरकारों ने सरकारों ने हमारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, वक्फ बोर्ड की। बहुत से प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर रखा है, बहुत से नेताओं ने कब्जा कर रखा है। उन सबको बजाय खाली कराने के, ये तो और उसको मालिकाना हक दे दिए।
जब हमारा मामला अभी कोर्ट में, बहुत सी लड़ाइयां कोर्ट में चल रही हैं, उसको आप पूरी तरह से मालिक बना दिए। बंबई के अंदर यतीम खाना को किस तरह से एक बड़े उद्योगपति ने अपना घर बना लिया, उसको तो आप मालिक बना दिए, तो फायदा कहाँ से हुआ? नुकसान हो रहा है ना इसमें। उसके बाद हमारी कब्रिस्तान, हमारी प्राइम लोकेशन पर कब्रिस्तानें हैं, शहर के अंदर है, बेशकीमती जमीनें हैं, कब्र दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, मुझे एक सीधी मदरसे बात का हैं, जवाब स्कूल दीजिए। है, हालांकि अस्पताल ऐसा है। कम होता है कि आप सीधी बात का जवाब, मुझे एक सीधी बात का जवाब दीजिएगा। देश में संसद का सम्मान है, संसद से कानून बनते हैं, वो कानून बनकर अगर लागू हो जाए, उस पर विरोध के अलग अलग तरीके शांतिपूर्ण तरीके से हो तो समझ में आता है। कृषि कानून को लेकर भी लोग सड़कों पर आए थे, लेकिन अगर उसी विरोध के नाम पर आग जलने लगे, लोगों की जान जाने लगे, जो पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, तो भी आप कहेंगे कि हाँ विरोध जारी रहेगा? देखिए, दो बात आपने कही। पहली बात ये कहा कि पार्लियामेंट से बना कानून, जो कैश फॉर जो चंदा था, जो स्टेट इलेक्शन बॉन्ड जो कानून, वो भी तो पार्लियामेंट से ही बना था, उसे भी सरकार ने खत्म किया, कोर्ट ने खत्म किया। दूसरी बात आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में तो उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग पकड़े जा रहे हैं। 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने वो बंगला नहीं बोल पा रहे, वो हिंदी बोल रहे हैं, तो 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग पकड़े गए हैं बंगाल के अंदर। तो अब दंगा कौन करवा रहा है? बीजेपी का तो पहले से ही नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये तो दंगे पे ही इनकी पूरी राजनीति होती है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी ने दंगा करवा दिया, लेकिन फिर सवाल होगा कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, AIM-PLB क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मुसलमानों को क्यों कहा जा रहा है कि आप अपने हक की आवाज उठाइए और इकट्ठा होइए, जलसा सज रहा है? हिमांशु शुक्ला जी, आपकी सरकार कानून लाती है, कानून बन जाता है और उसका विरोध शुरू हो जाता है। अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि उन मुसलमानों के बीच में जाए जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें बताएं कि भाई इस कानून का ये फायदा होगा। क्या पहले ये होमवर्क किया गया था? पहले मैडम फाजिल जी इस बात का जवाब दे कि इन्होंने कैसे बोल दिया कि हिंदी बोलने वाले दंगा करते हैं। फाजिल जी, आप भी तो हिंदी बोल रहे हैं। बोलने वाले नहीं दंगा कर रहे, उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। दंगा करने वाले हिंदी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी तो बार बार कह रही है कि बीजेपी ने दंगा करवा दिया, बीजेपी कह रही है टीएमसी ने दंगा करवा दिया, टीएमसी कह रही है बाहर से गुंडे बुला लिए, टीएमसी कह रही है बांग्लादेश से आ गए, बिहार से आ गए। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने वाली बातें हैं। आप मुझे जवाब दीजिए हिमांशु जी, नहीं बोल पा रहे। हिमांशु जी जवाब दीजिए, बंगला बोलता ना, हिमांशु जी जवाब दीजिए। आप छोड़िए इनकी बातें, छोड़िए इनकी बातें, मुझे ये बताइए जो काम अब बीजेपी कर रही है, डरे हुए मुसलमानों के बीच में जाकर इस कानून के फायदे बताना, क्या पहले ये होमवर्क हुआ था? जी, होमवर्क हुआ है और पार्टी जो भी करती है सोच समझ के प्रावधान के साथ करती है, एकदम हवाबाजी में कुछ भी काम नहीं होता है। पर दरअसल हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब अनफॉर्चुनेट है देश के लिए, कि वो ही लोग जो है चीजें जो है बिगाड़ देते हैं। और ये बात ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें ऐसे बंगाल में हमारे कांग्रेस के साथियों के साथ भी हुई हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने खुद आके बोला था कि मेरी खुद की वीडियो जो है कि मैंने बोला बीजेपी को वोट दो, वो मॉर्फ करके लोग टीएमसी के लोग दिखा रहे थे। तो देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिमों को भटका रहे हैं। अब मैं कुछ बताता हूँ आपको पॉइंट्स। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, थोड़ा क्लियर भी कर दीजिएगा कौन लोग गया था। जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आजादी के पहले भी चेंज हुआ था और आजादी के बाद भी बदला गया है, और कांग्रेस शासन में वो 5 बार बदला गया है, तब तो कोई हल्ला नहीं मचा। समस्या वाली बात यह है कि हमने जो वक्फ संशोधन बिल लाए हैं वो गरीब संविधान के विरोध जाके थोड़े बदले थे। अरे सारे संविधान, अरे बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए ना, वो अपनी बात कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। मैं बताऊंगा कैसे संवैधानिक है। समस्या वाली बात ये है, अब मैं पहले इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। 1993 में वक्फ बोर्ड जो है सैयद फजल संशोधन हुआ, ये बताइए। यार तुम बहुत बोलते हो, एक मिनट रुक जाओ। फाजिल अहमद जब आप बोल रहे थे तो किसी ने बीच में टोका नहीं, आपकी हमेशा की आदत है, आप शांत होकर पहले सुनना सीखिए। पर आप तो बोल रही थी ना हमारे बीच में। हाँ, मेरा काम है बोलना, मेरा काम है सवाल करना, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आपका काम है जवाब देना, आप शांति बनाए रखिए। आप सभी पैनलिस्ट एक जैसे हैं मेरे लिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, बीच में काटिए मत। आपके कहने से आप मुझे कितना टोक रही थी, इनको टोका है को बार। अरे मैं सुन तो लूं उनकी बात में, और मुझे जिसकी बात गलत लगेगी मैं उसको टोक दूंगी।
आप मुझे बताएंगे क्या कि मैं कब टोकूंगी, कब बोलूंगी? अरे उसी ये का बिल जवाब दे रहा हूं, असंवैधानिक है। सवाल अब ये पूछ क्या जवाब तो बताएंगे? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट सुनिए। सुपर है क्या ये? शांत रहिए आप। फाजिल अहमद जी की आवाज ऑडियो उनका डाउन कर दीजिए। अभी हिमांशु जी अपनी बात पूरी कर दे, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, टीना जी हैं, राज बिहारी जी हैं। इससे पहले फाजिल भाई और कुछ बोले, मैं सबसे पहले इनको बता जल्दी देता हूं से। कि सैयद फजल बनाम पुकोया थंगल भारत संघ 1993 ये केस था। इसमें केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक है, न कि मुस्लिमों का प्रतिनिधि है। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक है, ये हाई कोर्ट ने बोला है केरल की, जहां बीजेपी नहीं है। अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, ये जो भू माफिया थे, ये कुछ मुतवाली थे, ये गरीब मुसलमानों का जो है जमीन हड़प लेते थे वक्फ के नाम पे, जिसमें से 9,600 केसेस मुसलमानों ने ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर किए ये सब हैं तो कि मैं सुन हमारी चुकी जमीन हड़प ली हूँ, है। ये सब तो मैं सुन तो चुकी ये हूँ बोर्ड हिमांशु जी, इसीलिए आया लेकिन है। जो सड़कों पर लोग हैं उन्हें शांत कराना भी तो आपका काम है। सरकार आपकी है, कानून भी आप लेकर आए हैं। जो लोग सड़कों पर आ गए, जिन लोगों के मन में डर है, जिनमें महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं, उन्हें शांत भी तो कराइए, उनके डर भी तो दूर कीजिए ना। विरोध के नाम पर आग जल गई, लोगों की जान चली गई। जी मेरा यही कहना है कि ये लोग डरे हुए नहीं है, ये लोग भड़काए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका कहना है कि भड़का दिए गए। पता है कि इसमें डॉक्टर टीना कोई प्रावधान ऐसा है ही नहीं। ठीक है हिमांशु जी, उनकी हिमांशु जी ठीक जमीनें है, आप छीनी कह रहे हैं जाएंगी। लोगों को भड़काया गया और लोगों ने भड़काऊ भाषण जो दिए उसका असर है। डॉक्टर टीना, आपको क्या लग रहा है, कौन है भड़काने वाला और किसका फायदा है भड़काने में? यही तो है टीना जी। सरकार ने, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आई। हाँ, ये एक आप मुझे दिखा दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने 90 साल पुराने जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है ये मीडिया ने चलाया होगा। तो देखिए, एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि लगेगी आग तो आएंगे जद, घर कई जद में यहाँ सिर्फ अब्दुल और दलित का मकान थोड़ी है, यहाँ तो अब सबके नंबर आने वाले हैं। यहाँ पर तो अल्पसंख्यक समाज को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा ली है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट कसने में, दलितों को मार पिटाई करने में, अब जैन भी आ गए हैं, क्रिश्चियन भी आ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। और जिस तरीके से लगातार अब इनको जाना पड़ रहा है, पर्चे बांटने पड़ेंगे कि देखिए वक्फ बिल जो हम लेकर आए हैं बहुत अच्छा है, यही तो कृषि कानून लेकर आए थे, काले कृषि कानून। इनके सारे मंत्री, हर एक इनकी जिम्मेदारी लगा दी गई थी कि जाइए किसानों के बीच और बताइए कि काले कृषि कानून कितने अच्छे हैं। फिर क्यों वापस लेने पड़े? 750 किसानों ने शहादतें दी है इनके नाम। तो आपको मैं फिर बता दूं कि जिस तरीके से ये नए नए कानून लेकर आ रहे हैं, नए नए बिल्स लेके आ रहे हैं, ये जताना ये चाहते हैं कि हम जो है हम अल्पसंख्यकों को पसंद नहीं करते हैं। अरे साहब, आपकी सरकार बनी हुई है। कानून कैसे लाए जाते हैं? संसद में बात होती है, चर्चा होती है, उसके बाद में वोटिंग होती है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। आप मुझे बताइए, अग्निवीर लेकर आए, क्या युवा खुश थे? युवा तो रो रहे थे, सड़कों पर थे। जीएसटी लेकर आए, क्या व्यापारी खुश थे? काले कृषि कानून लेके आए तो क्या किसान खुश थे? तो जब आप जिस वर्ग के लिए जो कानून लेके आते हैं, क्या आप उनको क्यों नहीं ले पाते विश्वास में? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये आपकी और मेरी और सबकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार को बताएं। जब हम आप मेरी बात नहीं समझी, आप मेरी बात नहीं समझी। मेरा सवाल आप ही से है, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि संसद से कानून बनते हैं, वहां चर्चा होती है, कानून बनते हैं। मैंने ये नहीं कहा कानून सही है या गलत है, सरकार का काम है कानून बनाना, उन्होंने बनाया। कृषि कानून का जिक्र मैंने ही शुरुआत में किया था, आपने नहीं किया था। मैं जानती हूं कि जब कोई कानून आएगा उसके विरोध में भी होंगे, पक्ष में भी होंगे। अभी जो विरोध जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा मीडिया भी अपने अंदर झांक कर देख ले। अगर जो आप काले कृषि कानून का आज जिक्र कर रही हैं, ये कुछ साल पहले कर देती तो ज्यादा बेहतर होता। आप अपनी नॉलेज ठीक कर लीजिए डॉक्टर टीना। नॉलेज मेरी डॉक्टर टीना ग्राउंड पर जाकर इंडिया न्यूज ने कवरेज की है, हमें मत बताइए। किसानों के बीच जाकर उनका दर्द दिखाने वाले हम थे, किसानों से बात करने वाले हम थे, सरकार तक आवाज पहुंचाने वाले हम थे। ये मत बताइए कि कुछ साल पहले आवाज उठाई होती। तो हर तस्वीर इंडिया न्यूज दिखाता है, चाहे वो पक्षी हो या विपक्षी हो। आप ये नहीं कह सकते। अगर आप ऐसे डिबेट करेंगे तो ऐसे बात नहीं होगी। तो आप ऐसा मत कहिए ना। आप जाती होंगी तमाम मीडिया चैनल्स पर मैम, जहां पर ये सब होता होगा, इंडिया न्यूज पर नहीं होता, इसलिए मत बोलिए। आप ऐसा करिए, आप ही बोल लीजिए, आप ही बन जाइए। आप गलत कहेंगे तो मुझे बोलना होगा। नहीं, हिमांशु बोल रहे थे तो आप क्या बीच में बोल रही थी? ये नहीं, आपने ये बोला ना, आपने बोला कि कृषि कानून को लेकर मीडिया ने कुछ बोला नहीं, तो ये गलत है।
और हम नहीं, तमाम मीडिया चैनल्स वहां पर जा रहे थे। डॉक्टर टीना, ये गलती होती है आपकी। डॉक्टर टीना, आप मीडिया को कोसने लगते हैं ना, यहीं पर बैकफायर का काम करता है। मीडिया जो आपकी आवाज, देखिए आपको बोलने का मौका दिया, आपकी आवाज दर्शकों तक जाए और आप उल्टा मीडिया को कोसेंगे। सुनिए, अगर आप मुस्लिम पक्ष की आवाज सुन लेते, देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, सत्ता, तो क्या ट्रिपल तलाक भी तो आया था। ट्रिपल तलाक में तुम लोग एक चीज बोल रहे थे, उसके बाद महिलाओं ने हमारा समर्थन दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, तो आपको किस लिए चुना गया था? सरकार को। डॉक्टर टीना, मुझे याद आ रहा है राहुल गांधी का भी वो बयान जिसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों को उल्टा सीधा बोला था। यही दिक्कत होती है जब विपक्ष की आवाज मीडिया चैनल्स बनते हैं ना, और आपको आपकी बात कहने का मौका देते हैं, तो आप उल्टा मीडिया को कोसने लगते हैं। आपका काम है ना सरकार से सवाल कीजिए। आप विपक्षी पार्टी है ना, आप पूछिए सरकार से, आप बीजेपी से सवाल पूछिए, आपके सामने बैठे हुए हैं, आप मीडिया को कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? इनको कुछ खिलाफ अपने सुनाई दिया जाता है। अरे मैडम ने भी मेरे को 4 सवाल उसमें, तो क्या मैंने मीडिया कांग्रेस की है? मत सिखाइए मीडिया का काम। डॉक्टर टीना, कांग्रेस की तरफ से बोलने आई हैं, आप कांग्रेस की तरफ से बोलिए, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, मीडिया को मत सिखाइए, मीडिया को मत सिखाइए। अगर इतनी आपकी आवाज दबानी होती ना, तो आप यहाँ बोल नहीं रही होती। इतनी अगर आवाज दबानी होती तो विपक्ष के किसी लीडर को इनवाइट नहीं किया जाता। आप क्या बात कर रही हैं? आप कैसी बात कर रही हैं? आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की आप बात करती हैं यहाँ पर। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हमें सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी लगाए हैं। रहने हमारे हमें पता है कि ठीक है, आपके आरोप हो गए, आपके आरोप हो गए और मैंने सुन लिया, आपका सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। ठीक है, ठीक है राज बिहारी जी, ठीक है, आप दोनों की बहस मैं यहाँ खत्म करूंगी। राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चूंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुनना इस वक्त जरूरी है। राज बिहारी जी, हमने पश्चिम बंगाल को जलते सुलगते देख लिया, देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ का विरोध होते हुए देख लिया। ये कौन लोग हैं जो अपने फायदे के लिए देश को जलाने के लिए तैयार हो गए? देखिए, ये जो भी लोग हैं इनके बारे में जनता जानती है, और जिस तरह से इस पर बहस की जा रही है, मामले को भड़काया जा रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, अभी जिस तरह से एक पैनल पर बैठे साहब कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हिंदी बोलने वालों ने दंगा भड़का। अब मेरे ख्याल से इनको इतनी जानकारी भी नहीं है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने दंगा भड़काया है, बीएसएफ ने दंगा भड़काया है, केंद्रीय एजेंसी दंगा भड़काया है, और केंद्रीय एजेंसी कह रही है कि पीएफआई ने दंगा भड़काया। हो सकता है पीएफआई के लोग, जरूर नहीं है बंगाली जानते हैं, उर्दू ही बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे, नहीं जानते होंगे बंगाली। लेकिन जब पीएफआई का नाम आया है जांच में, तो उसको भी मानना चाहिए पीएफआई की दंगा भड़काने में भूमिका रही होगी। उसको तो नहीं मान रहे। और जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया को अपने में झांक लेना चाहिए, मीडिया को झांकना चाहिए, हम तो झांकते ही रहते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी झांक लेना चाहिए कि जो अखबार चलता ही नहीं है उसको करोड़ों का विज्ञापन दे दिया। अगर मीडिया कोई सवाल उठाएगी तो कहेंगे कि अपने अंदर झांको। ये एक विडंबना है। आप ये बीच में ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इनको रोकना चाहिए था। अब तो आप कर रही हैं। नहीं, बताइए ना कौन सा झूठ है? नहीं, बताइए ना कौन सा झूठ है? बताइए ना कौन सा झूठ है? क्या फैक्ट है आपके पास? क्या बोले जा रहे हैं? आपके पास सारे फैक्ट्स हैं, वो चलता रहेगा। आपके पास सारे फैक्ट्स हैं। डॉक्टर टीना, आपने तो ये तक नहीं देखा कि वो सीनियर जर्नलिस्ट है, वो बोल रहे हैं तो आप सुन लें। यही तो दिक्कत है कांग्रेस की, यही दिक्कत है। जहाँ तानाशाही होती है ना, वहीं पर पतन शुरू हो जाता है। यही होता है, यही होता है, यही आपके साथ भी हुआ है। ये सच्चाई कड़वी है। फरहात अली खान जी, कोई भी स्टेप सरकार की ओर से उठाया जाए, इससे पहले 3 तलाक को लेकर भी इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई, यूसीसी को लेकर इस तरह की राजनीति हुई, और अब सीए एनआरसी को लेकर भी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई। यानी मोदी सरकार में रहते हुए मुसलमानों से जुड़े हुए जितने बिल, जितने कानूनों पर बात हुई, एक निश्चित वर्ग है जो हमेशा भड़कने का और आग सुलगाने का काम करता रहा। क्या वो अपना फायदा है? क्या वो कुछ खास मुस्लिम चेहरे हैं जो अपनी राजनीति, अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये बार बार हो रहा है। देखिए, हम गरीब मुसलमान हैं, और गरीब मुसलमान की जो सरकार के प्रति वफादारी होती है, ईमानदारी होती है, वो बड़े लोगों की नहीं होती। आज हमने देखा है कि जब सरकार ने ट्रिपल कानून लागू करने के लिए उठाया था, तब गरीब लोग
जो उसमें पिसते थे, इन्हें तो तलाक का मतलब पता था, लेकिन गरीब लोगों को नहीं पता था। मोदी सरकार जब आई और जब आप जैसे बड़े चैनलों ने उस पर डिबेट की, तो यहाँ का हर बंदा जागरूक हुआ और आज शांति के साथ है। इसी के साथ साथ यूसीसी हो और धारा 170 हो, एनआरसी सीए ले लें, एनआरसी सीए पे कैसा इन्होंने दंगे भड़काए। मेरे रामपुर में ही लगभग 400 लोग इस वक्त में जेलों में हैं, और जिन लोगों ने दंगे भड़काए थे वो उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल माननीय मोदी जी लाए हैं, जिस पे हमारे घर बनेंगे, हम गरीबों के विधवाओं को घर मिलेंगे, जिस पर मजदूरों के बच्चे तालीम लेने जाएंगे, जिस पर मजदूर कौशल विकास सीखेंगे, ये उस चीज का विरोध कर रहे हैं। और सीधी सच्ची एक बात बता दूं मैडम, आपके चैनल से विद्वानों को नहीं बता रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और उस लाठी को माननीय मोदी जी ने कानून बनाकर मुसलमानों के हक में आवाज उठाई है। आप कितना भी कांग्रेस हो, अखिलेश हो या माया हो, वती हो, वो हमारे वकील बन जाए, लेकिन ये वकालत नहीं कर सकते, ना ये वकील बन सकते, ना ये दलील दे सकते, ना ये अपील कर सकते हैं। बस हमें सड़कों पर लाकर हम ठेले वालों को, हम रिक्शा वालों को, हम चूना करने वालों को, हम पंक्चर वालों को मरवा देते हैं, मिटवा देते हैं। आप वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। फाजिल अहमद जी, फरहाद अली खान जी का ये कहना है कि गरीबों का भला होगा इस कानून से, जो अब तक नहीं हुआ। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि अगर इतना मुसलमानों का भला करने वाले होते तो आज वो पंक्चर नहीं बना रहे होते, आज वो शिक्षित होते। एक बड़ा तबका है ऐसा जो छोटे मोटे काम करके घर का गुजारा करता है। गरीबों का भला किसको बुरा लग रहा है? देखिए, ये अशराफ मुसलमान है, ये सवर्ण जाति के मुसलमान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी से कोई अगर नहीं झुक रहा है तो पसमानदा समाज नहीं झुक रहा है। सवर्ण क्लास के मुसलमान तो बीजेपी की, उनको तो सत्ता के साथ रहने की आदत है। कल कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी के साथ है। जो पसमानदा समाज ही तंग के खड़ा है बीजेपी के खिलाफ। पसमानदा समाज ही कहता है कि जो इस्लाम का दुश्मन, जो हमारे नबी का दुश्मन, जो मुसलमान का दुश्मन, वो हमारा दुश्मन। अशराफ मुसलमान कहाँ, अशराफ मुसलमान तो सत्ता के साथ रहने की उसकी आदत है, वो सत्ता के साथ चला जाता है। आप दावा कर रहे हैं फाजिल जी, आप दावा कर रहे हैं कि जो सवर्ण मुसलमान हैं वो बीजेपी के साथ हैं और इससे पहले वो कांग्रेस के साथ थे, यानी पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान हैं वो अभी विरोध कर रहे हैं, आपका ये कहना है? क्योंकि जब कानून पास हुआ था ना, उसके बाद बहुत से लोग सड़कों पर आए थे, जश्न भी मना रहे थे। अगर दूसरी तरफ विरोध हो रहा था तो जिसको अच्छा लग रहा है वो जश्न मनाए, जिसको बुरा लग रहा है यानी अच्छा लग रहा है ना किसी को। ये तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। हम लोग पसमानदा समाज ने कभी भी सरेंडर नहीं किया बीजेपी के सामने। जो हमारे नबी का दुश्मन, जो हमारे इस्लाम का दुश्मन, वो हमारा दुश्मन। और इतना मुसलमानों से हमदर्दी होती मुसलमान भैंस डाले जाएंगे। वीर अब्दुल हमीद की आत्मा ऊपर से देख रही होगी कि हमारे बच्चों को ये भैंस चोर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पंचर बनाते हैं। पंचर बनाते हैं तो सीधे उनको 1 करोड़ दे दीजिए। अभी सौगाते मोदी चलाया इन्होंने। शांति, भाईचारे और उसका जो पैगाम देगा उसके साथ खड़े होंगे। आप अभी भी यहाँ पर वो तो आपको मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं, इस्लाम का दुश्मन बता रहे हैं फरहाद जी। कभी नहीं, इस्लाम का दुश्मन वो पसमानदा समाज ही खड़ा है बीजेपी के खिलाफ। आज की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पसमानदा समाज की है देश में। पसमानदा समाज ही टकरा रहा है बीजेपी से। बीजेपी से कोई लड़ रहा है तो बड़े लोग नहीं लड़ रहे, जो लोग जमींदार थे वो नहीं लड़ रहे। लड़ कौन रहा है? पसमानदा समाज ही टकरा रहा है बीजेपी से। बीजेपी की नीतियों से लड़ रहा है पसमानदा समाज, सड़क पर उतर रहा है। गरीब टाइप के मुसलमान लड़ रहे हैं, वही पंचर वाले लड़ रहे हैं जिनको ये पंचर, जिसका अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अपमान कर रहे हैं ना। पंचर बनाना कोई छोटी कोई जुर्म है क्या? कोई गलत काम है? चोरी करना गलत काम है? जो बड़े चेहरे मुसलमानों के हित करने की बात करते हैं, जो बड़े चेहरे कहते हैं मुसलमानों के लिए हम हक की आवाज उठाएंगे, उन मुस्लिम चेहरों को भी देखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे चेहरों को सोचना चाहिए, AIM PLB के बड़े नेताओं को ये सोचना चाहिए, चेहरों को सोचना चाहिए कि आज ये अपमानजनक क्यों लग रहा है। फाजिल अहमद जी, अगर शिक्षा पहुंची होती पासमानदा मुस्लिमों तक, छोटे मुसलमानों तक, तो फिर ये दिक्कत आती नहीं। आज क्यों ये अपमानजनक लग रहा है? क्या आप नहीं जानते कि एक साथ ज्यादा बच्चे होते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती है, उन्हें बेहतर परवरिश नहीं दी जाती, और फिर घर का गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम होते हैं। यही तो बढ़ाना है ना आगे, यही तो बेहतर करना है ना आगे। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है ना।
मुसलमान तो 80 करोड़ है नहीं देश में। सारे मुसलमान 80 करोड़ राशन क्या मुसलमान ले रहे हैं? यही भाजपा की बात है। 80 करोड़ राशन जिसको दे रहे हैं वो तो बेचारा पंचर भी बस एक बात का जवाब दीजिए, इन 80 करोड़ में जहां राशन मिल रहा है, मेरी एक बात तो सुनिए, इन 80 करोड़ लोगों में जिन्हें राशन मिल रहा है बतौर आपके, क्या मुसलमानों को छोड़ दिया जाता है? क्या ये कह दिया जाता है आप मुसलमानों आपको राशन नहीं मिलेगा? अरबपति है ना, मुकेश अंबानी को राशन मिल रहा है ना, अडानी अंबानी को राशन मिल रहा है। राशन किसको दे रहे हैं आप? कह रहे कि मुसलमान गरीब है। अरे इस देश का 80 करोड़ लोग गरीब है भाई। पूरी आबादी का 85% लोग गरीब है। आप क्यों नहीं ये जिम्मेदारी लेते हैं? आप कहिए कि हाँ सिर्फ मुसलमान को ही आप कितना गरीब आप ये तो मान रहे हैं ना कि मतलब जो सरकार की योजनाएं होती हैं फायदा उनका, चाहे वो गरीब हिंदू हैं, मुसलमान हैं या बाकी धर्म से जुड़े हैं, वो सब पा रहे हैं ना। मतलब यहाँ तो आप कोई फर्क नहीं बता रहे ना कि बायस है सरकार और मुसलमानों को ये फायदा नहीं देती, ये मान रहे हैं ना? मुसलमान जीएसटी भी तो देता है, मुसलमान जीएसटी नहीं देता है। जब जीएसटी देता तो सुविधा क्यों नहीं लेगा? आप उसको सुविधा से वंचित कैसे कर सकती हैं? ठीक है, जब मतलब मिल रहा है मुसलमान, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसीलिए बीजेपी कहती है। चलिए कम से कम ये तो आपने माना। आप रहिए मेरे साथ में। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, जब कोई कानून बनता है तो ग्राउंड पर जाकर काम किया जाता है, एक होमवर्क किया जाता है, लेकिन अगर मैं कुछ फैसलों का जिक्र करूं तो बीजेपी के लिए मुश्किल भरे क्यों हो जाते हैं वो फैसले और वो कानून? जैसे मैंने आपको स्पष्ट बताया, अभी इस डिबेट में ही सबके सामने साबित हो गया, फाजिल भाई, क्योंकि ये लोग दावा करते हैं कि 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर के साथ में पहले इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। ये मैं नहीं कह रही, ये अलग अलग मुस्लिम संगठन दावा करते हैं, कहते हैं 5 करोड़ साइन पहुंचे थे सरकार के पास, बावजूद इसके ये कानून ले आए। साथ ही साथ 10 करोड़ तो मेल गया है, 10 करोड़ मेल पहुंचा है। अच्छा 10 करोड़, 10 करोड़ तो फिर ये तो 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, ये तो 5 करोड़ से ज्यादा हो गया। डॉक्टर हिमांशु, इस्लामिक स्कॉलर की जगह एंटी बीजेपी जरा लिखवाया करी तो मुझे लग रहा है ज्यादा सही रहेगा कि वो एंटी बीजेपी बोलना है, चाहे हित में हो चाहे जो आपका मन कर रहा है वो आप बोल रहे हैं, जो उनका मन करेगा वो बोलेंगे, जो उन्हें ठीक लगेगा वो बोलेंगे। तो आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। अजमेर शरीफ दरगाह के जो प्रमुख, अरे 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं उनको कब अमीर बनाओगे ये बताओ ना। 80 करोड़ को अमीर कब बनाएंगे? कब उनको कार वाला आप ये बताएं, आज तक 70 साल से जितनी पार्टियां आई हैं उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या कर दिया है? क्या आपकी पढ़ाई के लिए किया है? AIMIM के जो प्रमुख बैठते हैं, जो टीवी में आके बड़े बड़े भाषण देते हैं, खुद तो कैमरे से पढ़े हैं। के बाद हमको बता दीजिए, हम बता देंगे क्या किया है। अरे फाजिल भाई अब सुनिए ना, आपके में मैं शांत रहता हूँ। जो कैम्ब्रिज से आपके जो प्रमुख लोग हैं, बैरिस्टर हैं, जो आके यहाँ पे दंगा मचाते, कुछ भी उलझुल भाषण देते हैं, बोलते 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, वो तो कैम्ब्रिज से पढ़ रहे हैं, वो तो बैरिस्टरी कर रहे हैं। और गरीब बालक क्या करेगा? गरीब बालक मदरसे में पढ़ेगा। क्या किया आप लोग ने उस गरीब बालक के लिए? कुछ नहीं किया प्रावधान, ना उसकी पढ़ाई के लिए कुछ किया। अगर यूपी सरकार बोलती है कि उनको CBSE स्कूलों में भेजा जाए तो इनको समस्या हो जाती है, अगर उनको अनाज दिए जाए तो दिक्कत होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के लिए भेदभाव नहीं करती है। और ये खबर बहुत प्रचलित हुई थी कि रामगढ़ में 526, 2000 वोट है, मुस्लिमों के हैं, एक भी हिंदू नहीं है। उस गांव में 526 जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में दिए गए घर सारे मुसलमानों को दिए गए, एक भी वोट नहीं मिला, 0 वोट मिले वहां से भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी 526 घर दिए। तो ये क्या कोई ऐसा देख के किया जा रहा है? अजमेर शरीफ दरगाह के जो प्रमुख हाजी हैं सलमान चिश्ती जी, उन्होंने बोला ये जो बिल है ये मुसलमानों के फेवर में है और बहुत सुधारक है, इससे बहुत लोग को फायदा होगा। बोहरा समाज ने बोला कि ये सुधारक है, आगा खानी समाज ने बोला सुधारक है, जो है और बाकी पसमंदा समाज ने बोला सुधारक है। तो इनको दिक्कत जो कुछ ये जो है ना, एक तरफ वक्फ बचाओ अभियान में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, एक तरफ वक्फ सुधार जन जागरण अभियान बीजेपी चला रही है, उन मुसलमानों के बीच में जाकर वो डर दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये डर दूर होगा कैसे? जैसे इससे पहले भी बात हुई कि जो बड़े बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, अपने बच्चों का तो फ्यूचर सेव कर देते हैं, लेकिन जो अशिक्षित हैं या फिर कुछ लोगों का ब्रेन वॉश करके या फिर उन्हें भड़का कर बरगला कर उन्हें सड़कों पर ला दिया जाता है, जो हम आज विरोध के तौर पर देख रहे हैं। डॉक्टर टीना, जब पश्चिम बंगाल में आग सुलगी तो कांग्रेस ने अपने आप को बड़ा पाक साफ बताया और कहा कि ये तो TMC वर्सेस बीजेपी है, लेकिन इमरान मसूद जो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो 1 घंटे के अंदर ये कानून ही खत्म कर देंगे, क्या ऐसे भाषण भड़काऊ नहीं होते? क्या उससे लोग बरगलाते नहीं है? जी, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि हिमांशु
नहीं, माफी चाहती हूँ, अनुराग ठाकुर ने बयान दिया था भरे मन से। क्या कोई ऐसी खबर है कि उन्होंने माफी मांग ली? किस बयान का जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, मैं अनुराग ठाकुर जी का कह रही हूँ। गोली मारो डैश डैश, कौन बोल रहा था ये? क्या उनको थोड़ी बहुत शर्म आती है? जब वो बोल दी और जिस तरीके से रमेश भुजबल बोल दे तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये तो इससे पहले अनगिनत डिबेट्स में डॉक्टर टीना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे लिए कोई पार्टी ऊपर या नीचे नहीं होती और मैं हर पार्टी के लिए अभी भी बोला ना राजनेता और नेता अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर देते हैं और आम लोग सड़कों पर आ जाते हैं। ये भी मैं पहले कह चुकी, अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता भड़काऊ भाषण देते हैं और लोग भड़क जाते हैं। अपने ऊपर क्यों ले रही है? मैं हिमांशु का नाम ले रही हूँ, भाजपा के ऊपर रोकते हैं। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की हिंसा पर पिछले कुछ दिन से टीएमसी, बीजेपी, अलग अलग नेताओं के भड़काऊ भाषण पर बात हो रही है। कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है, ये आपको याद दिला रही हूँ। अनुराग ठाकुर जी, मैं वैसे किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नाम ले लिया गया है तो मैं मुझे बताइए। टीना जी, मैं आज की बात कर रही हूँ, आप कल की बात कर रही हैं। इस पर कई बार डिबेट्स हो चुकी डॉक्टर टीना, इस पर कई बार डिबेट्स हो चुकी और कोई भी भड़काऊ भाषण दे रहा है ना वो गलत कर रहा है। किसी भी पार्टी का नेता है ना वो गलत कर रहा है। ना बोले, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे कोई बीच में नहीं बोल रहा। मैंने आपसे इमरान मसूद का पूछा, आप अनुराग ठाकुर पर पहुंच गई। मुझे बताइए ना, आज के टाइम में जब लोग भड़के हुए हैं तब उन्हें ये बताना कि हम सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे के अंदर वो कानून खत्म कर देंगे, इससे लोग भड़केंगे नहीं? आप मुझे बोलने देंगी या नहीं? आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक हाथ में मैं लैपटॉप और एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए इन 11 साल में कितने लोगों को लैपटॉप पहुंचाया उन्होंने? टीना जी, भाजपा को छोड़िए, पहले अपने नेता को बोलिए कि चोरी छोड़ दे। फिर कहते हैं कि अपने नेता को बोलिए चोरी छोड़ दे। बताइए पकोड़े, नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर हो गई है। रोजगार दे दिया, तो एक तो बड़ी नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर हो गई है। पहले एक बताइए वो पैसा कहाँ गया? बोलिए, आप बताइए। रोजगार देने की बात आती है तो आप कहते हैं पकोड़ा तलिए साहब। अरे सारा पैसा तो राहुल गांधी खा लिए। आप कहेंगे पंक्चर वाले नौजवानों का पैसा जो है राहुल गांधी खा लिए। आप चाहते हैं तो आप उनकी फेलोशिप दे सकते थे, क्यों फेलोशिप रोकी? क्यों बजट घटाया? आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि लगातार आप क्या कर रहे हैं। आप एक अल्पसंख्यक समाज के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हम, अरे सत्ता की जो लालच है ना। डॉक्टर टीना, जब आपकी स्क्रिप्ट पूरी हो जाए तो मुझे बताइएगा, जो बातें आप इधर उधर की बोल रही हैं, आप मुद्दे से भटक रही हैं, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि वरना आप कहेंगे कि बोलने का मौका नहीं दिया, आप कहेंगे कि विपक्ष की आवाज दबा दी, आप कहेंगे कि कांग्रेस को हम बोलने नहीं देते। जब आप बोल ले पूरा तो आगे मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल आज जला, दिल को तकलीफ हुई। डॉक्टर टीना, सीधे जवाब। डॉक्टर टीना, यहाँ वहाँ की बात मत कीजिए, मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में लोगों के घर जल गए, लोगों की जान जल गई, दिल दुखा क्या? सोनिया गांधी जो है गरीबों का पैसा खा जाती है, हमारे टैक्स का पैसा खा जाती है और जीजा जी को दिया जाता है कट। इसका जवाब कौन देगा? देश के अंदर मोहब्बत फैलाने का काम कर रहे हैं। अरे टीना जी, फैलाने का काम ये मोहब्बत की दुकान पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं खोली राहुल गांधी ने अभी तक? डॉक्टर टीना, राहुल गांधी पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गए? ये मोहब्बत की दुकान पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गई? डॉक्टर टीना, राहुल गांधी कब जाएंगे? राहुल गांधी कब जाएंगे? सीधा जवाब दीजिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, अभी तो नफरत ही फैल रही है ना पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में, क्यों नहीं खुली मोहब्बत की दुकान? एक बार आप मुझसे ये भी पूछ लीजिए, एक बार हिमांशु से ये भी पूछिए, मणिपुर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। डॉक्टर हिमांशु से मैं पूछ लूंगी जो पूछना है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले कांग्रेस और राहुल गांधी कब जाएंगे पश्चिम बंगाल? काटने के लिए बैठेंगे ये लोग, लेकिन जब इनसे नहीं बताया आपने, नहीं बताया आपने। राहुल गांधी कब जाएंगे नहीं बताया आपने। अच्छा, आप महिलाएं, सभी पैनलिस्ट में इकलौती आप महिला हैं। अब सुन लीजिए, एक मिनट शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। डॉक्टर टीना, चूंकि आप महिला हैं तो आपसे मेरा सवाल है। डॉक्टर टीना, शांति से आप बात सुनेंगी तो सुन पाएंगी, शायद एक तरफा बोलेंगी तो ना तो आपकी आवाज समझ आएगी ना दर्शक को समझ पाएंगे। जब ये बीच में बोल रहे थे तब आपको क्या, आपने क्यों नहीं रोका? मैं पूछ लूं आपसे, आपने चूंकि मोहब्बत की दुकान की बात की है, नफरत के बाजार में जो नफरत घोली हुई है अभी पश्चिम बंगाल में, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी कब जाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, आप एक महिला हैं, मैं एक महिला हूं, पश्चिम बंगाल से कुछ महिलाएं थी जो अपने साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें कर रही थी। दिल दुखा आपका? मणिपुर में नंगन करके दिल दुखा आपका? महिलाएं कौन सी थी? मैं पूछ रही हूँ, दिल दुखा आपका?
नहीं, वो इस देश का हिस्सा नहीं है। यूपी में जो दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ वो इस देश का हिस्सा नहीं है। कितने शर्म की यही बात तो आदत है आपकी, यही तो आदत है आपकी। जब मणिपुर की घटनाएं हो रही थी उस पर डिबेट थी, तब आप नहीं थी यहाँ पर, तब और लोग थे, उनसे बातें हो गई। जहां जबकि घटनाएं सामने आती हैं तब उस पर मेरी आदत नहीं है गड़े मुद्दे उखाड़ने की, पर आप हर सवाल का जवाब यहाँ वहां की बातों में दे रही हैं। थोड़ा सेंसिबल साउंड कीजिए प्लीज, थोड़ा सा सेंसिबली जवाब देंगी तो शायद वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, जो अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। मैं फाजिल अहमद जी से पूछ लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने भी आपको नहीं बोलने दिया। आप यही कहिएगा, आप यही कहिएगा इतना देर बोलने के बाद भी और मेरे सवाल का जवाब नहीं देने के बाद भी आप यही बोलिएगा कि विपक्ष की आवाज दबा दी और कांग्रेस को बोलने नहीं दिया। फाजिल अहमद जी, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपने देखी क्या? जहां लोग बेघर हो गए, जहां लोग सड़कों पर आ गए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं सड़कों पर हैं, उनके घर जल गए हैं, वो तस्वीरें देखी आपने? सेक्सुअल असॉल्ट की बातें भी सामने आई है वहां से, देखिए आपने? मणिपुर में क्या फाजिल जी, गए आप? हाथरस में क्यों नहीं गए? दोबारा पूछिए, क्या पूछ रही है आप? पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें सामने आई वो आपने देखी क्या? बिल्कुल देखी है। क्या वो नेताओं के भड़काऊ भाषण का नतीजा नहीं है? नहीं, कोई भड़काऊ, वहाँ इलेक्शन होने वाला है ना, इसलिए वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही। तो वहाँ लोगों के घर जलने देंगे आप? उत्तर प्रदेश और बिहार से मनीष और आशीष नाम के कई लोग, इस तरह से हिंदू नाम के लोग जा करके वहां टोपी लगा करके और दंगा कर रहे, बकायदा सरकार का बयान भी आ गया, पकड़े गए हैं। और जब वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान हुआ तो वो लोग बंगला नहीं बोल पा रहे। इसका मतलब कि वो बंगाली हैं भी नहीं, उस इलाके का रहने वाले भी नहीं है। यही तो हम लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है दंगाइयों को ट्रेनिंग देती है और दंगा कराने की राजनीति। आपने ये तो सुना होगा ना, इस मामले में जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। इंस्पेक्टर फाजिल जी, ये तो आपने सुना होगा ना कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, और जो 3 लोग मारे गए हैं उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ये भी सुना होगा ना आपने। हरियाणा के कई लोग हैं हरियाणवी नहीं बोलना जानते। मैं यूपी के, जिस पश्चिमी यूपी से आती हूँ, वहां की भाषा अलग है, मैं नहीं बोल पाती। तो इसलिए आप जाके गोरखपुर में भोजपुरी इलाके में जाकर दंगा कीजिएगा तो आपको तो भोजपुरी बोलना पड़ेगा ना। नहीं, जो जहाँ से आता है वो वहाँ की भाषा बोलना जानता हो, ये कंपलसरी है क्या? जाके दंगा अगर गोरखपुर में या तो आप ये कहिए कि आप जांच टीम का हिस्सा हैं, और आप जो जांच टीम में जो जांच अब तक सामने आई है वो कॉन्फिडेंशियल जानकारी आप लीक कर रहे हैं, या तो आप ये मान लीजिए, या तो जांच टीम की रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए। नहीं, बाकायदा पुलिस कमिश्नर का प्रेस नोट आ गया, अब कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं है, बाकायदा पुलिस कमिश्नर। तो आपके हिसाब से दंगा किसने भड़काया? आपके हिसाब से उन नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं? आपके हिसाब से उन नेताओं की कोई और आप भी तो इस्लामिक स्कॉलर है ना, आपको भी तो करोड़ों लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। क्या आपको जिम्मेदारी के साथ अपना बयान नहीं देना चाहिए? जिम्मेदारी के साथ बात नहीं बोलनी चाहिए? बहुत से मुसलमान होंगे जो आपकी बात सुनकर भड़क जाए शायद। ये बताइए, बीजेपी की वाह वाह करे तो आपको अच्छा लगेगा? मुझे किसी का भड़काऊ बयान अच्छा नहीं लगता। हम लोग विपक्ष के, हम लोग सत्ता, हम लोग जो है जमींदार वर्ग के नहीं, हम लोग किसान वर्ग के बच्चे हैं। हम लोग तन के लड़ते हैं गैर संवैधानिक ताकतों से। हम लोग जमींदार मुसलमान नहीं है कि जाके सर झुका दे उसके सामने। हम लोग तन के लड़ते हैं। विपक्ष विरोध करने की ताकत होती है हमारे अंदर। करना भी चाहिए विरोध, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है। क्योंकि हम लोग मजदूर किसान के बेटे हैं, हम लोग जमींदार मुसलमान के बेटे नहीं हैं। घर जलाने का अधिकार है क्या? जान लेने का अधिकार है क्या? सुन लीजिए रचना जी, आप शिशु मंदिर से पढ़ी हैं क्या? आप शिशु मंदिर से पढ़ी हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा अंदर से इतना जहरीला बना दिया गया है। नहीं, मुझे मौका नहीं मिला शिशु मंदिर से पढ़ने का। नहीं, आपकी बातें सुनकर उस जहर का असर शायद हो गया। शिशु मंदिर में इतना जहर पढ़ाया जाता है कि यही दिक्कत हो जाती है। अरे मेरा भी तो अपने अंदर के थोड़ा मन को साफ कीजिए। आप एक भारतीय हैं। आप कौन से स्कूल से पढ़े थे? आप कौन से स्कूल से पढ़े थे फाजिल जी? सेकुलर जो फैब्रिक है हमारे देश का, आप मदरसे से पढ़े हैं क्या? आप एंकर हैं, आप सेकुलर फैब्रिक को ही खत्म करने पर लग जाती हैं। इस देश में ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है? आपका नजरिया में बिल्कुल नहीं बदल सकती। लगता है, आप सर्वे कराइए, पूरा देश आपको देख रहा होगा, सब लोग यही सोचते हैं। मतलब मैं अपने लिए सर्वे कर रहा हूँ, ये भी सही है। मैं भी डिबेट में हूँ। हाँ जी, ठीक है, बोलना चाह रहे हैं आप कुछ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, बीच में मैंने रोका नहीं किसी को, लेकिन जिस तरह की बात है ये इस्लामिक स्कॉलर बनकर कर रहे हैं कि जो सरस्वती स्कूल में पढ़े हैं वो आतंकवादी हैं।
ये बहुत ही निंदनीय बात है। करोड़ों लोग पढ़ के आए होंगे। आतंकवादी बोलते हो तो आपको पढ़ अच्छा लीजिए, लगता है? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैंने टोपी नहीं डाली। नहीं, जब मैंने उनसे पूछा मदरसे में पढ़े हैं क्या, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और फाजिल जी, अब शांति से राज बिहारी जी को सुन लीजिए। राज बिहारी जी दशकों की पत्रकारिता की हुई है, उन्होंने आज की भी सरकार देखी है, इससे पहले की भी सरकारें देखी है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं जब से इनका बयान सुन रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में तो हिंदू टोपी लगाकर दंगा करने गए थे, पकड़े, एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है अभी तक। ये पता नहीं इनका कौन सा कमिश्नर है वहां पर, उनके अपने सूत्र होंगे शायद। इसका कौन सा मुख्यमंत्री जो इस तरह के आरोप लगा रही है? नहीं देखता है वहाँ तो कांग्रेस के नेता ही नहीं कह रहे हैं। फाजिल अहमद जी, विरोध करते करते आप शायद ये भूल गए कि वो सत्ताधारी पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कम से कम उन्हें सुन लीजिए शांति से, प्लीज। राज बिहारी जी बोलिए। मैंने अभी तक, मैं बंगाल के लगातार अखबार पढ़ रहा हूँ, टीवी चैनल देख रहा हूँ, बंगाली नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन वहां से लोगों से बात होती है। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं ने मुस्लिमों की टोपी पहनकर दंगे भड़काए, एकदम गलत बात है। किसी भी मीडिया के किसी भी सेक्शन में इस तरह की कोई खबर नहीं है, ना ही किसी पुलिस के अधिकारी ने कहा है, ना ही किसी टीएमसी के मंत्री ने कहा। ये बात एकदम गलत है। राज बिहारी जी, शायद वो कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान की बात होगी, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस होते हैं ना, वो उनका जिक्र कर रहे हैं, शायद ऐसे वीडियोस हैं। इनको नहीं दिखेगा ना, इनका चश्मा बीजेपी का है, चश्मा बीजेपी का लगा के। आपका कौन सा चश्मा है? आपका कौन सा चश्मा है फाजिल जी? आपका कौन सा चश्मा है? अभी है तो आप बोलना नहीं चाहेंगे, पता तो सब कुछ है आपको भी, ऐसा थोड़ी कि नहीं पता। बजरंग ठीक है, मत बोलिए, फिर उन्हें बोलने दीजिए, अखिलेश यादव को तलवार, क्योंकि वो पत्रकार के तौर पर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं तमाम मीडिया चैनल्स में और अखबारों में ऐसी कोई खबर नहीं है। तलवार लहरा के अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस देश में आर्म्स एक्ट है, कानून होने के बावजूद भी तलवार से लहरा के अखिलेश यादव, वो दिखाई दिया था आप मुझे ऐसा एक भी बयान दिखाइए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री का। ममता बनर्जी खुद कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा भड़काया, दिखाई दिया था आपको। फाजिल अहमद जी, बड़ी गलत आदत है आपकी, है ना? जब भी कोई कुछ बोलता है आप बीच में कूद पड़ते हैं। फाजिल अहमद जी, बड़ी गलत आदत है आपकी। और जब आप बोलते हैं तो आप कहते हैं आपको शांति से बोलने दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? फराज जी बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। फराज अली जी। कि आज का मुसलमान क्या सोचता है, शेर के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो। मेरी पहचान लिखते ना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिखते ना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिखते ना, हिंदुस्तान लिखते ना। आज का मुसलमान ये सोचता है, आज का मुसलमान ओवैसी हो, आजम हो, मदनी हो और बुखारी हो, इन लोगों की बातों में नहीं आने वाला है। इन सब लोगों को ये फिक्र है। जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, मेरे भाई अभी अभी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप कहाँ से पढ़ी हैं। अरे भाई, वहां तक क्यों पहुंच रहा हो? वक्फ बिल की बात हो रही है, वक्फ अमेंडमेंट की बात हो रही है, लोगों ने आग लगाई की है वक्फ के खिलाफ। हमें उस आग को कैसे प्यार और मोहब्बत से बुझाना है, उसके सही फैसलों को हमें कैसे बचाना है, इस बात पर हमें होना चाहिए। मेरा अल्लाह गवाह है कि जो भी वक्फ बोर्ड की बिल के खिलाफ आवाज उठाएगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक जूता जरूर दिखा दूंगा कि सरकार, कानून और जो हमारा कल्चर है उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई। अच्छा फराज अली जी, चूंकि ये कानून जब लाया गया तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि टाइमिंग्स का ख्याल रखा गया है। यहाँ बिहार चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल चुनाव भी आ रहा है तो उसमें भी फायदा लेना चाहते हैं। जब इस तरह के कानून आते हैं, क्या वाकई सरकार किसी फायदे के साथ सोचती है क्या, और क्या इसका फायदा होता हुआ दिखेगा? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ विरोध देख रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात को, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ इतनी स्टेट्स हैं। कभी ना कभी जब हम कानून लाते हैं या कोई बिल पारित होता है तो वाकई 6 महीने बाद, साल भर बाद चुनाव होता है। इनकी इस बात की भी मैं शंका को दूर कर दूं कि आने वाले में एक संविधान और एक विधान और एक ही परिधान और एक ही चुनाव होगा। मैडम, ये तो खमाखाई में तो मंदिरों में भी मुसलमान को रखवा दीजिए। मंदिर के ट्रस्ट, एक विधान एक संविधान होना चाहिए ना, तो मंदिर में भी ट्रस्ट में मुसलमानों को रखवा दीजिए।
अब आप ही हो जाइए, हम चलिए आप ही को मान लेते हैं, आप ही मंदिर के ट्रस्ट के मेंबर बन जाइए, एक राम मंदिर ट्रस्ट में आप मेंबर बन जाइए। बात तो सही है फराज जी। एक विधान, एक संविधान की बात किया आपने, आप राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर बन के दिखा दीजिए बस। कौन सी छोटा मंदिर का ट्रस्ट का मेंबर बन के दिखा पहली बात यही फाजिल जी का। अच्छा, ये तो मैंने सुना था ना, अयोध्या में रामलला के जो अलग अलग मंदिर हैं, रामलला की जो पोशाकें हैं, खास तौर पर जो मुस्लिम कारीगर है ना वो सिलते हैं। ये बड़ी हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल पेश करती है, और वो तस्वीरें और स्पेशल रिपोर्ट इंडिया न्यूज ने कवर भी कराई थी। फाजिल अहमद जी, वो तस्वीरें आपने देखी है क्या? अयोध्या में रामलला की पोशाकें जो सिलने का काम करते हैं वो मुस्लिम कारीगर करते हैं खास तौर पर। एक विधान, एक संविधान की बात खान साहब ने किया है ना, इनको ही मेंबर बना दीजिए, नहीं देखिए, इनको ही बना दीजिए। मेरा जवाब नहीं सुनाई हिमांशु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद इस पर? हमारे वक्त में हिंदू को बना दिया। वक्त इस्लामिक एक्ट नहीं है तो इसमें तुम ऐसी बात कर रहे हो। एक साथ बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाजें समझ नहीं आ रही है, आपस में टकरा रही है, बस ऐसे ही व्यूअर्स के साथ हो रहा होगा। हिमांशु जी कुछ बोल रहे हैं? मुझे बोलते थे बस मेरे एग्जिट कमेंट्स कुछ सुन ले। फाजिल भाई, पहले मैं इनको बता दूं कि सरकार ने, कोर्ट ने बोला है कि वक्फ एक्ट जब इस्लामिक एक्ट नहीं है तो इसमें आप हिंदू मुस्लिम ला ही नहीं सकते हैं। वक्फ एक्ट एक वैधानिक एक्ट है, कोई इस्लामिक एक्ट नहीं है, इसमें में इस्लाम का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, ये जो झूठा कमिश्नर का बयान कर रहे थे डीजीपी राजीव कुमार, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। डीजीपी राजीव कुमार ने बोला है कि जुम्मे की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद में लाउड स्पीकर से निकला था, मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को लाउड स्पीकर से। आप सब आपस में लड़ते रहिए। बहुत सब्जी बाजार जैसा साउंड कर रहा है, जैसे सब्जी मार्केट में होता है ना, अलग अलग बोलियां लग रही होती हैं, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, कुछ ऐसा ही साउंड कर रहे हैं आप सब। किसी की बात समझ में नहीं आ रही, सब अपनी बात अपना वक्त जाया कर रहे हैं। राज बिहारी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ठीक है आप सब शांत हैं, एक सेकंड, मैं राज बिहारी जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। राज बिहारी जी, 3 तलाक कानून आया तब भी विरोध के सुर ऐसे ही उठे, सीए एनआरसी के नाम पर भी लोगों को भड़काने का काम हुआ, लोग सड़कों पर आ गए आंदोलन के लिए, और ऐसा ही यूसीसी को लेकर भी लोगों को भ्रमित करने का काम हुआ। और अब वक्फ की बारी है, ये बार बार मुस्लिम ही टारगेट पर क्यों आते हैं? मुस्लिमों को भड़काना या बरगलाना इतना ज्यादा इजी क्यों है? 3 तलाक के बाद महिलाओं ने फूल बरसाए थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया ये कानून लाकर, और उनकी जिंदगी से अभिशाप मिटाकर। हमने ये भी देखा कि सीए एनआरसी के नाम पर भी लोगों को भड़काया, लेकिन आज तक सुना नहीं कि किसी की नागरिकता चली गई हो। अब वक्फ के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देखिए, जो भी ये 3 तलाक का मामला हो, आर्टिकल 370 का मामला हो, सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर मुस्लिमों को भड़काया गया कि मुस्लिम के खिलाफ, जबकि सीए बाहर के लोगों को जो 5 देशों में है, अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता देने के बारे में। और देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि काले किसान जो कृषि कानून बने थे वो वापस ले लिए, लेकिन एक बात आप देखिए, बोलेंगे टाइम खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। मैं दूंगी आपको मौका, टीना जी एंड में दूंगी, बस जल्दी से राज बिहारी जी अपनी बात पूरी कर दें। कि किसानों के इतने बड़े आंदोलन के बाद, जिसमें बीजेपी के मुकाबले सभी दल, कांग्रेस भी, अन्य दल भी, कम्युनिस्ट भी, सब किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन जब रिजल्ट आया 2022 के उत्तर प्रदेश का चुनाव की, यानी आप कह रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन हुआ लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार की वापसी हुई, ठीक है। दिल्ली में भी मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी जीती है, ये भी एक अलग सा एग्जांपल है। टीना जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें, 30 सेकंड है। ये क्या कर रहे हैं, ये जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, उसमें कंकड़ मार के देखने की कोशिश करते हैं कि कौम जिंदा है कि नहीं। और ऐसा नहीं है अल्पसंख्यक समाज के साथ ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने दलित समाज के साथ भी यही किया था। SC/ST एक्ट को पंगु किसने बनाया? 2 अप्रैल का आंदोलन ये देश भूला ही नहीं है। तो सड़कें रोशन हो गई थी, और उसी प्रकार से मुस्लिमों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जनता बहुत समझदार है, अवेयर है अपने अधिकारों को, जनता समझदार है। आपने कहा ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप विपक्षी पार्टी हैं, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। और हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, जनता समझदार है और जनता सारी बातें सुनती है और ध्यान से सुनती है, और वक्त आने पर अपना फैसला भी सुना देती है। बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, टीना जी, राज बिहारी जी, फरहत अली जी, फाजिल अहमद जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।